बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आज तीसरा रोज़ा था और उम्मीद करता हूं आपने भी रोज़े रखे होंगे, नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, तरावी भी पढ़ी होंगी। अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और जो गुज़र चुके हैं उनको भी याद रखिएगा। और हमारे एक दोस्त जिसकी अभी तबीयत ख़राब है, आगा आकाश, उसको भी अपने दुआओं में याद रखिएगा और उसके लिए दुआ करें कि उसकी तबीयत अ, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए और वो ठीक ठाक हो जाए। आज मैं अभी स्टडी कर रहा था, लीगल रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान लॉ साइट में और कहीं और अपना जो लीगल रजिस्टर है उसको मेंटेन कर रहा था। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ही मेंटेन कर लूं और इसमें से आपको भी कुछ लर्न करने के मिल जाएगा। और मैं खुद तो लर्न करूँगा ही करूँगा जब नई नई चीज़ें पढ़ूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान लॉ साइट की तरफ। अब ये जो मेरा लीगल रजिस्टर है, ठीक है, इसमें अभी मेरे पास जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं नोट करता जा रहा हूँ। और उसमें तकरीबन मेरे पास कोई 230 जजमेंट रिकॉर्डेड है इस मेरे लीगल रजिस्टर में। ठीक है, अभी एक मैंने जजमेंट पढ़ी थी, बेहतरीन जजमेंट थी। इंशाल्लाह ये कल में आपको अपलोड हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे या परसों अपलोड हो जाएगी। वो थी किसी शादी के हवाले से, ब्राइडल गिफ्ट के हवाले से, बल्कि डोबर के हवाले से। तो इंशाल्लाह कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो ये थी PLD 2020 SC296। देखें, वो भी मैंने जो पढ़ी है वो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा और उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपने जो भी लीगल रजिस्टर है उसमें भी मैंने मेंटेन कर लिया है ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे याद आए। बाज़ औक़ात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं जा रहा होता हूँ अपने मतलब कि अपने लाइफ चलती रहती है, केसेस सामने आते रहते हैं और कभी कभार तो कोई दोस्त पूछ लेता है कोई क्वेश्चन, या जब कभी कभार ऐसा होता है कि कोर्ट में बैठे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है और कोई दोस्त, वकील दोस्त बात कर लेते हैं किसी लीगल पॉइंट पे, तो मुझे जहन में आ जाता है कि ये जजमेंट तो मैंने पढ़ी हुई है। अब आपको भी याद आ जाता होगा लेकिन आपको ये याद नहीं होता होगा, बल्कि मुझे भी याद नहीं होता कि इसकी साइटेशन क्या थी। अब फिर साइटेशन के लिए मैं फिर अपने जो लीगल रजिस्टर है उसको देखता हूँ और उसमें से चीज़ें नोट करता हूँ। जैसा कि अभी मैं फॉर सपोज DNA पे मैंने एक केस लॉ पढ़ा था, वो मैंने अपने जो लीगल रजिस्टर है इसमें मेंटेन भी किया था। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा वो केस लॉ है और कौन सा उसका साइटेशन है जो कि मैंने लिखा था। अब हम चलते हैं, आपके सामने मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ। ये है मेरा लीगल रजिस्टर, कंट्रोल F को दबाएंगे, यहाँ पे मैं DNA लिख दूंगा तो हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, ये है अक्यूज्ड किडनैप्ड टॉर्चर, तो ये तो नहीं है। आगे चलें, रेप विथ 2 months डिले FIR DNA टेस्ट, ये भी नहीं है। आगे चलते हैं, इन रेप केसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DNA टेस्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ DNA एविडेंस शुड बी मेड मैंडेटरी, ये भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये है। और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था वो है ये वाला, इन सिविल केसेस कंसेंट इज रिक्वायर्ड और द लॉ प्रोवाइड्स द DNA, then DNA can be conducted, otherwise DNA can't be conducted unless consent is given। तो ये केस लॉ मेरे दोस्त एक लीगल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने ये केस लॉ उनको बताया जब मेरे, क्योंकि वो मेरे लीगल रजिस्टर में लिखा हुआ था। ये है PLD 2023 SC461। ऐसे ही आज जो मैंने केस पढ़ा है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 269, ये भी मैंने नोट कर लिया है। अभी कहीं पे भी मेरे जहन में ये सवाल आएगा, लीगल पॉइंट आएगा, लीगल जो प्रिपोजिशन आएगा, तो मैं अपना लीगल रजिस्टर
मेंटेन जो किया हुआ है उसको देखूंगा। ये मेरे बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद सिर्फ एक है। देखें, जब हम शेयर करते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, और जब हम आइडियाज़ शेयर करते हैं, इसी से ही हम ग्रो होंगे। ये आइडिया लीगल रजिस्टर का मैंने कहीं अपने आप ने नहीं बनाया, मैंने भी कहीं से सीखा, और मैं अब चाहता हूँ कि आप भी इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम आ गए हैं पाकिस्तान लॉ साइट पर। यहाँ पे आपको केसेस मिल जाएंगे, और इसके अलावा आज एक और चीज़ करता हूँ। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं, उसको भी ज़रा देख लेते हैं ना। पता तो चले कि पाकिस्तान हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट, वो क्या कर रही है और वहाँ पे कौन कौन सी आर्डर्स आ रहे हैं। 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट ऑर्डर। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये इन चीज़ों पे मुझे ज़रा फोकस कम है, और जो कमर्शियल मैटर्स हैं उनमें भी मैं, लेकिन जो कंज्यूमर मैटर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, या फिर जो सिविल मैटर्स हैं, या फिर क्रिमिनल मैटर्स हैं, बेल मैटर्स हैं, ज़्यादातर मैं वो देखता हूँ। अच्छा, पोस्ट अरेस्ट बेल वाज ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट ऑन वॉलंटरी डिपॉजिट ऑफ appropriated amount as liability and not as surety, which was imposed as fine on conviction by the NAB court. A modification, a notification that is received. अच्छा, डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये जजमेंट मैंने पढ़ा था और ये बेहतरीन जजमेंट है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको नोट करवा दूँ ना, ये जजमेंट जो सर्विस मैटर है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये एक बेहतरीन जजमेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्ड हुई गई हैं। इसमें सुगरा बीबी केस में जो आईओ के ड्यूटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया था, वही यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन रिजवी साहब इसके ऑथर जज हैं। एक और भी इरफान सादत साहब भी इस बेंच के मेंबर हैं। मैंने ये नोट किया था, कहाँ है इन्वेस्टिगेशन, ये है, देखिए मैंने नोट किया हुआ है। अब आईओ प्लेज क्रूशियल रोल एंड इट्स रिपोर्ट कीप्स होल्ड ऑफ प्लेंटियस वैल्यू एंड रिपरकशंस ऑफ एनी क्रिमिनल केस, क्या होंगे वो इस केस में मेंशन्ड है। इसके अलावा ड्यूटी ऑफ आईओ टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट वाइल कीपिंग इन व्यू ऑल वर्जन्स ब्रॉट टू हिज नोटिस, एंड हिज ड्यूटी इज टू फाइंड आउट ट्रुथ। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था सुगरा बीबी केस में भी ये हेल्ड हुआ था, यही सेम चीज़ अभी ये जो मैंने केस आपको बताया है इसमें भी आया है। अच्छा, ये केस बेसिकली ये है, मैं आपको ज़रा डिस्कस भी कर लूँ, इससे मेरे जहन में वो ताज़ा भी हो जाएगा। ये बेसिकली केस ये है कि इकरामुद्दीन राजपूत जो हैं, ये सब इंस्पेक्टर थे इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो विंग है पुलिस स्टेशन के, उस पर रेप हुआ, 7 साल लड़की का रेप हुआ, और उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। रेप कैसे हुआ? रेप 7 साल लड़की का हुआ, उसके फादर ने उस चीज़ को विटनेस किया, विद द हेल्प ऑफ नेबरर्स कल्प्रिट को अरेस्ट किया, काबू किया, ठीक है, कैच किया, पुलिस के हवाले किया, और मेडिकल जब हुआ, मेडिकल एविडेंस भी सपोर्ट कर रही है, जो फादर का वर्जन है उसको सपोर्ट कर रही है कि रेप हुआ है, और स्पर्म जो मैन का स्पर्म है वो भी उस बच्ची की शलवार से और जो है वेजिना वगैरह उससे बरामद हुआ है। ये मेडिकल एविडेंस कह रही है। इस आईओ ने क्या किया? इस आईओ ने जब चालान पेश किया अदालत में,
तो वहाँ पे 511 पीपीसी का जो सेक्शन है ना 511 मीन्स के अटेम्प्ट टू कमिट रेप वो डाल दिया। हालांकि एक्चुअल रेप केस को वो अटेम्प्ट टू कमिट रेप में तब्दील करना चाह रहा था। ये किसने किया? आयो ने किया, इकरामुद्दीन ने। इसके बाद जो कंप्लेंट रिसीव हुई और डीआईजी यहाँ पे है ना, डीआईजी पुलिस वेस्ट जोन कराची, उन्होंने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया इस पिटिशनर को, और ये सारा का सारा शोकॉज नोटिस है। और उसके बाद उसको शोकॉज नोटिस का रिप्लाई भी आ गया, उन्होंने डिनाई कर दिया इस एलिगेशन को, सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने बाज जो एस्पेक्ट्स है उसको देखा। सबसे पहले ये भी देखा, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है हियर द, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर द आर्ग्यूमेंट, और आगे लिखा हुआ है द एलिगेशन अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज द केस in the case is that due to unfair and dishonest investigation he converted a rape case registered under section 376 into 511 ppc. However, petitioner throughout the department process never denied that the father of the victim was an eyewitness of the incident who lodged the FIR for the offense of rape. ये वो डिनाई भी नहीं कर रहा। The petitioner never disputed the medical report indicating the rupture of victim's girl hymen and bleeding vagina, establishing the commission of rape. He never challenged the chemical examiner's report confirming the presence of human sperm in the vagina swab and the shalwar of the victim. In view of such overwhelming evidence, there was no lawful justification to insert 511 ppc, which was nothing but an attempt to weak the prosecution case and provide benefit to the accused. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये लॉफुल ही नहीं था, ये लॉफुल जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि एक्चुअल रेप का जो केस है उसमें वो 511 डाल रहा है, इसके केस को वीक कर रहा है, प्रोसिक्यूशन केस को वीक कर रहा है, और सपोर्ट किसको कर रहा है? अक्यूज को सपोर्ट कर रहा है। ये क्या है? ये उसके मेलिफाइड इंटेंशन है। इस वजह से डीआईजी साहब ने उसको जो है वो शोकास किया, और उसके बाद पुलिस से वो डिसमिस भी हो गया। ये सर्विस अपील आई है यहाँ पे। इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन के मामले भी इसमें हेल्ड किए गए कि पुलिस की क्या ड्यूटी है। आपको बताऊं कि पुलिस ऑर्डर भी इसमें डिस्कस किया गया है। पुलिस ऑर्डर, even under Article 4 of police order, it is inter alia provided that the duty of every police officer is to protect life, property and liberty of citizens, preserve and promote public peace, ensure that the rights and privileges under the law of a person taken in custody are protected, prevent the commission of offences and public nuisances, detect and bring offenders to the justice. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्ड की गई हैं, डिस्कस की गई हैं। ये एक बेहतरीन जजमेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान लॉ साइट की तरफ। पाकिस्तान लॉ साइट में कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूं कि इन्होंने यहाँ पे आप आएंगे तो मंथली जनरल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मंथली जनरल्स जो अपडेट होती हैं वो आ जाती हैं। पीएलडी, एससीएमआर, सीएलडी, पीटीडी, एमएलडी, ये सारी चीज़ें, सीएलसी। लेकिन सीएलसी में इन्होंने अभी एक चीज़ कर दी है कि यहाँ पे पहले हेड नोट्स के साथ पूरा केस भी आ जाता था, अब वो नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने एक दो जजमेंट पढ़ी थी, वहाँ पे सिर्फ जो है वो हेड नोट्स थे, लेकिन इसमें जो है केस डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो ये तो बेहतरीन हो गया।
फिर किस में नहीं था? वाह वाह, बेहतरीन हो गया। ये तकरीबन महीना पहले मैंने देखा था, ये जनवरी का है ना, मैंने फरवरी में ये चीज़ें नोट की थी। सॉरी, ये है जनवरी, इसमें नहीं था मैं भी, मेरे ख्याल से देखें, मैंने तकरीबन फरवरी में नोट किया था। जनवरी के जो केसेस थे उसमें सिर्फ हेड नोट्स थे। मैंने कहा ये क्या कर दिया है पाकिस्तान लॉ साइड का, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ हेड नोट्स अगर देखने हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो अपडेट कर रहे थे, और अच्छा हुआ कि इन्होंने अब जो है जजमेंट्स भी डाल दिए। जैसा कि अभी अब देखें, इस पर भी मेरे ख्याल से अब होंगे, अपडेट कर दी होगी, हाँ अपडेट कर दिया। अच्छा हुआ ये, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ से आप सीएलसी पढ़ेंगे जिसमें सिविल लॉ वगैरह आ जाएगा। अगर आप क्रिमिनल लॉ के केसेस पढ़ना चाहते हैं, आप पीसीआरएलजे में चले जाएं। पीसीआरएलजे में सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिमिनल मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिमिनल मिल जाएंगे। आप कराची हाई कोर्ट का देखना चाहते हैं, कराची का हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे ख्याल से नहीं होगा इसमें पीसीआरएलजे में। लाहौर हाई कोर्ट का देखना चाहते हैं, आ जाएगा। जस्टिस अलीज़ा बाजवा, अच्छी अच्छी जजमेंट्स इनकी होती हैं क्रिमिनल की। 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी कंटिन्यू करते हैं, और पाकिस्तान लॉ साइट को ही कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं। जनवरी, कुछ फाइंड आउट करते हैं इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से। चलें देखें इसमें, रजिस्टर, every marriage and actions are independent from each other and there is no legal concept of parity. Bridal gifts can't be returned. अच्छा, ये जजमेंट जो कल इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, इसमें जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब दोनों बेंच की, 2 मेंबर बेंच था। जस्टिस काजी फाजीसा साहब जो थे वो ऑथर जज थे, और इस केस में बेहतरीन जजमेंट इन्होंने दी है। इसमें इन्होंने जो हिस्ट्री से बताया है कि चंद साल पहले इवन अमेरिका में और यूके में वुमेन्स को राइट नहीं थे कि वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी रख सके। वो प्रॉपर्टी जो वो रखते थे वो पर्सनली और इंडिपेंडेंटली उसको एंजॉय नहीं कर सकते थे। मीन्स के इंडिपेंडेंटली सेल करना, इंडिपेंडेंटली परचेज करना, वो उनके पास राइट नहीं था। चंद साल पहले ही
इन कंट्रीज़ में वुमेन को राइट दे दिया गया है कि वो वोट करें। इनसे पहले इनके पास वोट करने का भी राइट नहीं था। ठीक है जी, चलते हैं अपने रिसर्च की तरफ और हम रिसर्च करते हैं। एक मिनट। If any husband fails to maintain his wife adequately, sure. अच्छा, इसमें ये भी आ जाते हैं, मैंने सर्च किया हुआ है, रिजेक्शन ऑफ प्लान मेंटेनेंस प्री ट्रायल, ये भी आ जाते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं हम अपना इंटरम मेंटेनेंस फॉर माइनर। ठीक है जी, लास्ट 10 years के हम जजमेंट्स देख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। ये क्या है, इसमें 49 जजमेंट्स आ गई हैं 10 years में से। अच्छा, पेशावर हाईकोर्ट की जजमेंट है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेस ऑफ माइनर हुज फादर्स passed away, paternal grandfather of minors, responsibility of financial system। ये जजमेंट अच्छी है, पढ़नी चाहिए, इसको हम पढ़ते हैं अभी। एक ग्रैंडफादर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर डिक्री जो कि फादर के अगेंस्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती अगेंस्ट द ग्रैंडफादर। मुझे अभी उसके एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, साइटेशन वगैरह देखते हैं। ग्रैंडफादर, अच्छा इसमें कहा गया है PLD 1971 लाहौर 151, विडोड मदर ऑफ माइनर इंटाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम ग्रैंड फादर ऑफ माइनर। मैं जो बात कर रहा हूँ वो और था, हाँ ये है, मैं जो बात कर रहा था वो ये है। देखें PLD 2024 SC67, डिक्री फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट माइनर्स फादर can't be executed against grandfather but can file suit against grandfather if no property of the father। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखता हूँ, जैसा कि स्पेस कम है तो उस हवाले से। ठीक है, अब जो मैं मेरे देखें, जब मैं ये जजमेंट मैंने देखी, मेरे जहन में वो ग्रैंडफादर की जजमेंट आ गई और मेरे जहन में क्लिक हुई और मैं लीगल रजिस्टर में आ गया और यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा है लीगल रजिस्टर का। चलें जी, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। 2023 वायलर 2023 वायलर 2003। अच्छा, आलमीर वर्सेस मुस्मात बेंगलो बीबी, रेड पिटिशन। ठीक है जी, the petitioner being father-in-law of respondent number 1 and paternal grandfather of respondent number 2 to 6, though through instant petition filed under 199 of the Islamic Republic of Pakistan, has questioned the order of land family judge 1 Bajor dated, directed him to pay interim maintenance allowance to his grandfather each minor। अच्छा, 2000 rupees to each minor per month।
ठीक है जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट। जब आप ये देख लें ना जजमेंट में कोई सेक्शन, भले आपको याद हो 17A, मुझे याद है इंटरम मेंटेनेंस का है, लेकिन उसकी वर्डिंग क्या है, एग्जैक्ट वर्डिंग, वो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी प्रोविजंस है कि वो आपको जहन में याद हो जाएंगे। 17A, interim order for maintenance at any stage of the proceedings in a suit for maintenance, the family court may pass an interim order for maintenance where under the payment shall be made by the 14th day of the month failing which the court may strike of the defense of the defendant and decree the suit। देखें, किसी भी स्टेज पे इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी जा सकती है और 14th ऑफ द मंथ अगर वो पे नहीं की जाती तो फिर डिफेंस स्ट्रक आउट भी हो सकती है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कंटेंडेड दैट द लर्न्ड ट्रायल कोर्ट हैज फेल्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पिटिशनर व्हाइल डायरेक्टिंग हिम टू पे द इंटरिम मेंटेनेंस to each minor. He has contended petitioner is aged about 78 and is dependent upon his sons and thus can't provide any maintenance to the minors respondents. In support of his submission, he placed reliance on the judgment of Honorable High Court, Lahore High Court. Conversely, Land Council supported the impugned order and requested for dismissal of the instant petition, argument heard and record period. It appeared from the record that a learned judge from the court has tentatively assessed the maintenance allowance of the minor with direction to their grandfather to pay the same, especially when his son, father of the minor, is dead. अच्छा, grandfather, ठीक है, father dead। अच्छा, इस केस में क्या है कि जो बच्चों का वालिद है वो वफात पा गया है और कोर्ट ने डायरेक्ट किया है ग्रैंडफादर को, दादा को, कि वो 2000 पर मंथ ईच माइनर को प्रोवाइड करे एज अ इंटरिम मेंटेनेंस। ठीक है जी। In so far as financial status of petitioner is concerned, his son, namely Mohammed Tayyib, contended that his brother, namely Shah Faisal, who was husband of respondent and father of the minor, died on, and that respondent number 1 is intending to enter into a second marriage, be that as it may. This is the matter which requires proper appreciation, but it is significant to mention here that respondent number 2 to 6, being minor, are living with their mother. Respondent can't be deprived of their interim maintenance by the grandfather, the petitioner। ठीक है। ठीक है जी। This court was apprised by Muhammad Tayyib, son of the petitioner, that respondent one along with her children have left the house of petitioner where they were living in the joint family system and were being properly maintained by the petitioner within his sources, and now they are residing with brother of respondent number 1, means के मामा के साथ, जो मामू हैं उनके साथ रह रहे हैं बच्चे। ठीक है। In such circumstances, it has become more important for the petitioner to provide maintenance to his grandchildren respondent as they can't be left unattended. And in so far as the quantum of maintenance allowance is concerned, same shall be determined by the learned trial court after recording of the evidence. During the course of argument, petitioner number 2 further submitted that in fact respondent number 1 is intending to get share of her husband in the property of her father-in-law. This is another aspect which may be attributed toward the proper maintenance of all the respondent, including the respondent. But at this stage, this court is unable to give any finding in that respect. Interim order pertains to the maintenance allowance of the minor, which can't be interfered unless there is illegality or
a lack of jurisdiction by the Land Lower Forum. The question before this court is as to whether the grandfather could be held liable to pay maintenance allowance to his grandchildren. The answer to the above question is that under Islamic law, a grandfather can be held liable to pay maintenance to his grandchildren if certain conditions are met. In general, maintenance is a right that is granted to certain family members under the Islamic law, including children, parent and spouses. मेनली तो वाइफ ही होती है, हस्बैंड को कौन सा मेंटेनेंस दिया जाता है. This right requires that the person who is responsible for providing maintenance, usually the father or the husband, must provide financial support to the dependent family member to cover their basic needs such as food, clothing and shelter, means के रोटी कपड़ा और मकान. As so far as grandchildren, the responsibility for providing maintenance falls first on their father, and if he is unable to provide or not alive, then it falls on their paternal grandfather. This is based on the principle of nearer in degree, karaba, which means the closer family member is responsible for providing maintenance before the more distant one. अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फादर जो है वो बाउंड है अपने बच्चों का मेंटेनेंस देने के लिए, लेकिन अगर बच्चों का जो फादर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता या फिर वो जिंदा नहीं है, बीमार हैं, बिल्कुल बीमार हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, या फिर जिंदा ही नहीं है, तो फिर वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रैंडफादर, जो कि पैटर्नल ग्रैंडफादर है. ठीक है जी. दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नियरर एंड डिग्री. ठीक है. However, it is important to note that the grandfather's responsibility for providing maintenance to his grandchildren is not absolute and may vary depending on the circumstances. It is important to note that the extent of his grandfather's responsibility for providing maintenance to his grandchildren will depend on various factors, including financial situation of grandfather, need of grandchildren, and availability of other sources of support. In some cases, a grandfather may be exempt from this obligation if he is unable to provide for his own basic needs or is facing other financial difficulties. Overall, the determination of grandfather's liability for providing maintenance will depend on a specific circumstance and interpretation of Islamic legal principles by family judge, but this shall be decided after recording of evidence. In the case of Haji Nizamu Khan versus Additional District Judge Layalpur and others, wherein it was held that it is from the above main provisions of the Islamic law on the question of the obligation and rights of the opulent and needy relations in the Muslim society that as corollary it has been unquestionably accepted that a grandfather in easy circumstances is bound to maintain and support his needy grandchildren. देखें, जब आप एक केस पढ़ते हैं उसमें कई और केस लॉज भी मिल जाते हैं आपको, फिर वो भी आपको नोट करने में आसानी हो जाती है. जैसा कि यहाँ पे अगर हम नोट कर लें, सॉरी, मेंटेनेंस के हवाले से, मेंटेनेंस, ठीक है जी, द ग्रैंडफादर in easy circumstances is bound to provide maintenance to his grandchildren. ठीक है जी. PLD 1976.
1976 930। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Reliance may be placed on the case of Abdullah versus Javaria Aslam and two others, wherein it was held that even if the custody of minor is with mother, father or grandfather is bound to maintain sons until they attain the age of puberty, and daughters until they are married. Father or grandfather not bound to maintain adult sons unless disabled by infirmity or disease. If they are disabled by infirmity or disease, then the adult son are also entitled for the maintenance. Okay. Likewise, in the case of Muhammad Anwar Khan versus Sabia Khanum, it has been held as under. Liability of a grandfather to pay maintenance for the minor would include past maintenance as well as future maintenance, as the grandfather was responsible to maintain his grandchildren in absence of father, or the inability of the father to maintain his father and to maintain his children. Maintenance, grandfather responsibility, ability to provide, to maintain his grandchildren. इसमें 2010 का केस लाहौर कौन सा है, 119, सॉरी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। More so, the petitioner has not deposited the entire maintenance of minor in terms of the actions of the learned trial court, which resulted in striking of his defense and ex parte proceedings. We have been apprised that an application for review was submitted, which has also been turned down, and now the application for setting aside of ex parte proceeding is still pending adjudication. Be that as it may, the learned trial court shall decide all the aspects but in accordance with the law, whereas the learned counsel for petitioner has not been able to point out any illegality committed by the learned trial court while passing the impugned interim order qua the jurisdiction in defect. Thus, for the reasons discussed above, the instant petition being devoid of the merits stand dismissed in limine. ठीक है जी, अब इस केस में क्या है, इस केस को एक बार फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। इस केस में फादर की डेथ हो गई, इंटरम मेंटेनेंस ग्रैंडफादर से लिया जा रहा है, और ग्रैंडफादर 78 ईयर्स के हैं, फिर भी वो लायबल है टू मेंटेन हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। हालांकि ग्रैंड चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 to 4 रेस्पोंडेंट मीन्स के 4-5। ठीक है जी, अब हम इसको भी एक बार नोट कर लेते हैं अपने डायरी में। मेंटेनेंस ग्रैंडफादर एज्ड 78, liable to provide maintenance to his children। ये PLD 2000 कौन सा किया, सॉरी 2023 YLR 2000
23YLR 2003। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे मेंटेन। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें क्या है, द लिमिटेशन एक्ट, गार्डन एंड वाइल्ड एक्ट, इसमें 2023 ML 2022 MLD 945 interim maintenance determination. Interim maintenance allowance is to be fixed based on the financial status of the father on one hand and on going day-to-day basis requirements of minor for their survival, including amenities like food, education and other necessities of life on the other। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। पेशावर का है नफका। नफका इज एन अरबिक वर्ड रूटेड फ्रॉम, अच्छा नफका के हवाले से इसमें नहीं है। एक जजमेंट मैंने पढ़ी थी कि फादर जो है वो लायबल है टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द गर्ल, और उस मेंटेनेंस में उसका जो शादी का खर्चा है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है। ये एक जजमेंट मैंने पढ़ा था, रिपोर्टेड जजमेंट थी। चलें जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट बैठक करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे ज़्यादा चीज़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अपने दावों में मुझे याद रखिएगा। और ये जो बैठक आज मैंने की है, ये आपको कैसे लगी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ऐसे बैठक आपको और चाहिए तो फिर कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बैठक करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। या फिर वीडियोस तो कंटिन्यू हैं। ये जो ग्रैंडफादर वाला जजमेंट अभी हमने पढ़ा है, ये भी मैं वीडियो में दे दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो कोई वकील या कोई साइलिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है ऐसी चीज़ों के लिए, तो उसको आसानी हो जाएगी ज़रा। ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए